नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी। जयराम रमेश ने कहा है कि किसी उपचुनाव में लड़ सकती हैं, अभी उनका ध्यान चुनाव प्रचार पर रहेगा। रैली रिपोर्ट में आज हम प्रियंका गांधी के भाषण शैली की बात कर रहे हैं। प्रियंका की भाषा एक तरफा लेक्चर की भाषा नहीं होती, वे किसी टीचर की तरह दो तरफा संवाद की शैली में जनता से बात कर रही होती हैं। उनके भाषण में एक बात नोट करने लायक यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, प्रियंका गांधी उसे अपने एंगल से काउंटर जरूर करती हैं। 2014 के बाद से राजनीति में भाषा और भाषण की शैली पर प्रधानमंत्री मोदी का ही एकाधिकार रहा है, उन्हीं का जय जयकार होता रहा है। ये बात सही है कि वे झूठ और नफरत का बहुत सुंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी इन दो तत्वों के बिना अपने भाषणों से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश करती हैं। कुछ तो अलग है प्रियंका के अंदाज में, जो मोदी के दौर के भाषण शैली से अलग है। हम आज के वीडियो में प्रियंका की रैलियों की बात करेंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव में उनकी सभाओं में भीड़ तो आया करती थी, मगर कांग्रेस को कुछ भी वोट नहीं मिला। वक्त होता तो यूपी विधानसभा के समय के उनके भाषण और लोकसभा चुनाव के भाषण की तुलना करता और देखता कि क्या कोई बदलाव आया है, लेकिन यहां वहां से आ रहे बयानों के टुकड़े निश्चित रूप से इशारा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी कुछ नया बोल रही हैं, उनकी बातों में कुछ तो नयापन है। रैली रिपोर्ट में हम झांक कर देख सकते हैं कि क्या प्रियंका गांधी अपने काउंटर पंच से मोदी के बनाए नैरेटिव किंगडम में सेंध लगाने लगी हैं। अमेठी और रायबरेली की सभाओं के बाद प्रियंका गांधी फतेहपुर सीकरी चली गईं रोड शो करने। आगरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, आगरा की सीट आरक्षित मानी जाती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आखिर में प्रियंका गांधी के भाषणों की बेहद गंभीर खामियों के बारे में भी बताऊंगा। प्रियंका गांधी के रोड शो में आई इस भीड़ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को उत्साहित कर दिया है। रोड शो अभी खत्म नहीं हुआ था कि भीड़ को लेकर दावे शुरू हो गए। कोई 4 लाख बताने लगा तो कोई 2 लाख। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार के समर्थन में आज रोड शो किया। तमाम विश्लेषणों में बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन में दम नहीं है, उसके नेता जनता से संवाद नहीं कर पा रहे हैं। यूपी में यह गठबंधन निर्जीव और निष्क्रिय तक बता दिया गया, लेकिन फतेहपुर सीकरी में यह भीड़ कुछ और बता रही है। फतेहपुर सीकरी बीजेपी की सीट रही है। 2019 में यहां से राजकुमार चाहर को करीब 5 लाख वोट मिले, 47.73% वोट। 2019 में चाहर ने कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को हराया था। राज बब्बर इस बार हरियाणा के गुरुग्राम से चुनाव लड़ने चले गए। फतेहपुर सीकरी जाट लैंड का हिस्सा माना जाता है। रामनाथ सिकरवार को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। प्रियंका गांधी ने पूर्व फौजी सिकरवार के लिए यह रोड शो किया। 2004 में सिकरवार सेना से रिटायर हुए। फिलहाल इन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। इन्होंने सामाजिक मुद्दों पर एक संगठन भी बनाया जिसका नाम लक्ष्मण सेना रखा है और युवाओं के बीच लोकप्रिय बताए जाते हैं। जिस गांव में इनका प्रचार खत्म होता है उसी गांव में टिक जाते हैं। कहा जाता है कि 2 ही कपड़ों में रहते हैं। हालांकि इनकी संपत्ति 69-70 लाख के आसपास बताई जाती है। यहां इस रोड शो में प्रियंका गांधी ने अग्निवीर का मसला भी विस्तार से उठाया। ये जो फौजी है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इस पूरे देश
करके दिखाएगा। पिछले चुनाव में विधानसभा में ये लड़े थे, आपने मात्र 2000 वोट से हराया। अब ये गलती फिर से मत करना। ये आपके लिए समर्पित है, इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना सत्ता की लालच है, ना पैसों की लालच है, इनको सिर्फ एक लालच है कि मैं सेवा करूंगा। तो आप सबसे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में आप इनको जिताएंगे। आपने बहुत 10 सालों से आपने सब कुछ देख लिया, आपने बड़े झूठे वादे देखे हैं, आपने देश के सबसे बड़े नेता को देखा है जिसने सिर्फ आपको गुमराह किया है। सिर्फ चुनाव के समय आपके जज्बातों को उठा के, धर्म की बात करके, आपके जज्बातों को उभार के आपसे वोट लिया है, आपको दिया नहीं है, अपने बड़े खरबपति मित्रों को दिया है, देश की सारी संपत्ति उनको दी है। रोड शो में लिखा हुआ भाषण पढ़ना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी रोड शो करते हैं, लेकिन क्या आपने उन्हें रोड शो में भाषण देते हुए सुना है? कभी सोचा है कि जिस नेता की प्रसिद्धि ही भाषण देने से हुई हो, वो रोड शो में भाषण क्यों नहीं देते हैं? प्रियंका गांधी अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी को खरबपतियों के मित्र बताती हैं और किसानों से लेकर महिलाओं की महंगाई के मुद्दे उठाती हैं। उनके भाषण में एक बात पर हमेशा ही जोर नजर आता है कि 10 साल की सत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को अहंकारी बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी वोट लेने के समय काम नहीं गिनाते, बल्कि भावनाओं को भड़काते हैं और वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। यह सब कहते हुए प्रियंका गांधी बहुत तरलता से और सरलता से बोलती चली जाती हैं। प्रियंका गांधी ने जिस रामनाथ सिकरवार के लिए आज प्रचार किया, वो खैरागढ़ विधानसभा से 2000 वोटों से हार गए थे और दूसरे नंबर पर आए थे। लेकिन रोड शो में आई भीड़ क्या वोट में बदलेगी? अगर बदल गई तो फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार एक नया इतिहास लिख सकते हैं। प्रियंका गांधी के रोड शो में आई यह भीड़ कांग्रेस को उस दिन उत्साहित कर सकती है जिस दिन राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा है। लेकिन इस भीड़ के बाद भी नहीं भूलना चाहिए कि अब बीजेपी की ठोस सीटों में से एक है। यहां बीएसपी भी मैदान में है। फतेहपुर सीकरी की सीट को जाट बहुल माना जाता है। इस सीट पर बीजेपी के राजकुमार चाहर सबसे अधिक मतों से जीते। इस जीत के बाद उन्हें भाजपा किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन इस बार इस सीट पर बीजेपी के एक नेता बाबूलाल का बेटा रामेश्वर चौधरी बागी हो गया, निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे। रामेश्वर चौधरी को बीजेपी ने निकाल दिया है। इस सीट पर बीजेपी के कई नेता राजकुमार चाहर को दोबारा टिकट दिए जाने से खुश नहीं थे। अमर उजाला ने इनके बारे में लिखा है कि उन्हें कृषि कानूनों के दौरान आंदोलित किसानों को साधने का इनाम दिया गया है। मगर पत्रकार लिख रहे हैं कि इस बार फतेहपुर की सीट पर दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। प्रियंका गांधी के रोड शो में आई यह भीड़ क्या चाहर को मिले वोट को चुनौती दे सकती है, तोड़ सकती है? इसकी अपनी संख्या जो भी हो, लेकिन अगर यह उत्साह है तो मतदान के दिन भी दिखना चाहिए। यूपी में 2 चरणों के मतदान हुए हैं। दोनों चरणों में मत प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। अपनी सभाओं में चाहर आगरा में हवाई अड्डा, स्टेडियम बनवाने का वादा कर रहे हैं। 2 अप्रैल 2024 की यह खबर है न्यूज़ 18 की। लिखा है आगरा से 3 शहरों की उड़ान बंद हो रही है। जयपुर, भोपाल और अहमदाबाद की उड़ानें बंद हो रही हैं। 3 शहरों से आगरा फ्लाइट ही नहीं आ रही है। जिन्होंने 16,000 करोड़ रुपए अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदने के लिए खर्चे, और जब देश का गन्ने का किसान रो रहा था, उसका बकाया 15,000 करोड़ था पूरे देश का, वो बकाया नहीं पूरा किया, अपने लिए हवाई जहाज खरीदे। ऐसे प्रधानमंत्री आज धरती पे बैठे हैं जो आपको सच नहीं बोलते, जिन्होंने सच्चाई बहुत दूर छोड़ दी है, जो अपने महल में रहते हैं। बताइए
2024 के चुनाव में विपक्षी नेताओं के आक्रमण को कई चरणों में आप देख सकते हैं। शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव के बयान गूंजने लगे, उसके बाद राहुल गांधी के बयान बीजेपी को घेरने लगे, लेकिन धीरे धीरे प्रियंका गांधी की रैली और रोड शो की तरफ भी ध्यान जाने लगा। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर झूठ बोला, राजस्थान की सभा में कह दिया कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि माताओं बहनों का मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, इस झूठे आरोप का सबसे धारदार काउंटर प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु की एक सभा में दे दिया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। प्रियंका गांधी के हमले ने बीजेपी को परेशान करना शुरू कर दिया है। उन पर निजी हमले शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन पर जिस तरह से हमला किया है, उन्हें एक बार अपना यह बयान दोबारा सुनना चाहिए। राजनीति में कोई एक चुनाव और एक भाषण के लिए नहीं आता है। उनका यह बयान बता रहा है कि नारी के सम्मान वाली बीजेपी में किसी महिला उम्मीदवार पर हमला करने के लिए सही भाषा तक नहीं बची है। मोहन यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की शादी नहीं हुई, पर यह तो गलत बात भी है। और एक नादान अभी बोल रही है, क्या कह रही है? मंगलसूत्र मोदी जी से क्या लेने देना? अच्छा, तुम्हारी शादी कहां हुई? तुम्हारी शादी तो क्रिश्चियन क्या हुई? चलो, हमारे तो प्रधानमंत्री की शादी भी नहीं हुई। तुमने तो दुर्भाग्य से शादी भी वहां नहीं करी। नेहरू जी का परिवार, भगवान के यहाँ से नेहरू जी की आत्मा आंसू बहा रही होगी कि मेरे यहाँ कहां की पोती पैदा हो गई जो मंगलसूत्र नहीं पहन रही शादीशुदा होने के बाद। और शादीशुदा होने के बाद भी दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ तो बेटी विदा हो जाए तो विदा होते ही उसका सरनेम जो माँ का लगता वो लगाते कि नहीं लगाते? लेकिन ये वोट के भूखे लोग, ये वोट के चक्कर में अपना सरनेम भूल रहे हैं। आज भी गांधी लगा के प्रियंका भी गांधी हो गई। अरे भैया, कहां से हो गई गांधी? वो असली गांधी के परिवार वाले तो आज भी बेचारे पता नहीं कहां होंगे। ये नकली गांधी वोट के चक्कर में गांधी के नाम पे वोट ले रहे हैं। क्या ये बयान सुनने लायक हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात से बच सकते थे कि प्रियंका गांधी ने किससे शादी की, जिससे शादी की उसका धर्म क्या था। एक बात आपने और नोट की होगी, जब कोई महिला नेता बीजेपी को जवाब देती है, बीजेपी के नेता लड़खड़ा जाते हैं। बीजेपी के नेताओं को अपने राजनीतिक भाषणों में इस पर काम करना चाहिए कि महिला नेताओं के आरोपों का जवाब कैसे दिया जाए। बेशक कांग्रेस या दूसरे दल के नेता भी इसी पैमाने पर अक्सर फिसल जाते हैं, लेकिन दिन रात नारी शक्ति, मातृशक्ति कहने वाले नेताओं को अगर महिला नेताओं को राजनीतिक जवाब देना नहीं आता है तो मतलब है कि समस्या बहुत गंभीर है। हमने प्रियंका गांधी के भाषण का लंबा हिस्सा आपको सुनाया। वे जरूर धारदार तरीके से बोलती हैं, लेकिन निजी हमले की सीमा से पहले रुक जाती हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भाषा और रूपकों में काफी अंतर है, अंदाज में भी। राहुल बहुत कम हंसते हैं, प्रियंका अपने भाषण के वक्त लगातार हंसती हैं। राहुल जहां बहुत कम शब्दों में बात कहते हैं, प्रियंका गांधी नए नए रूपकों के सहारे अपने भाषण को जनता के बीच खोलती चली जाती हैं। सुनाई के साथ साथ दिखाई भी देने लग जाता है कि क्या कुछ कहा जा रहा है। कि आपको सुपरमैन की इमेज दिखाई गई, लेकिन मिले आपको महंगाई मैन, जिन्होंने सिर्फ आपकी महंगाइयां बढ़ाई। दरअसल सच्चाई यह है कि इन 10 सालों में सरकार आपके लिए नहीं चली। चाहे आपको टीवी पे, होर्डिंग्स पे, मीडिया कुछ भी दिखाए, सच्चाई ये है जो आप जी रहे हैं। सच्चाई ये है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं आई। प्रधानमंत्री जी के कुछ गिने चुने मित्र हैं, बड़े बड़े खरबपति हैं, उनके लिए सारी नीतियां बनाई जा रही हैं। देश का लोहा, कोयला, बिजली, सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, देश के हाईवे, देश के PSUs की सारी ताकत
सब इन्हीं लोगों को दी जा रही है। जो बाकी बिजनेस है देश के, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या मध्यम व्यापारी हैं या बड़े व्यापारी जो इनके दोस्त नहीं हैं, उनके बढ़ावे के लिए कोई नीति नहीं है। गरीबों के लिए नहीं है, मिडिल क्लास के लिए नहीं है, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए कोई ऐसी स्कीम्स नहीं है जो आपको आगे बढ़ाए। अगर स्कीम बनती भी है तो 5 किलो राशन देने की स्कीम या कुछ ऐसी चीज जिससे आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, लेकिन आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा ताकि आप चुप रहें। 2024 के चुनाव में बीजेपी के जीतने को लेकर पत्रकार माहौल बनाने लगे हैं। सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है, जीत की घोषणा की जा चुकी है। इसे आप अलग कर दीजिए, क्योंकि पत्रकारों को बहुत जल्दी है कि चुनाव से पहले किसी तरह रिजल्ट आ जाए। जमीन पर उम्मीदवार कैसे फिक्स किए जा रहे हैं, इंदौर और सूरत की सीट कैसे लूट ली गई, इससे इन पत्रकारों को कोई मतलब नहीं। आप हिंदी के अखबार उठाकर देखिए, प्रियंका गांधी के भाषणों को इस तरह से छापा जाता है जैसे वे बिना भाषण दिए चली जाती हैं, जबकि वे भाषण हिंदी में देती हैं। प्रियंका ने धर्म की राजनीति और भावनाओं की राजनीति को भी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया, काउंटर किया। धर्म की राजनीति को काउंटर करते वक्त उनकी जुबान नहीं फिसलती है। वे उस ढांचे पर प्रहार करती हैं जिस पर बीजेपी की धर्म की राजनीति खड़ी हुई है। अब की बार आपकी सरकार, अब की बार आपकी सरकार, अब की बार जनता की सरकार। बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, बहुत सह लिया आपने। और मैं आपको बता देती हूं कि मोदी जी और उनके सारे मंत्री समझ रहे हैं कि जनता का मूड बदल गया है, कि इनकी नाटक नौटंकी अब नहीं चलेगी, अब सच्चाई चलेगी। अब जनता सत्य चाहती है, जनता अपनी पुरानी धार्मिक परंपरा वापस चाहती है। जब हर नेता जनता के सामने झुके और हर नेता समझे कि जनता के प्रति उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जनता के सामने सच बोले, जनता को झूठे वादे न करे और जनता के लिए सत्य के पथ पे चले। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, नेता का धर्म सेवा होता है। ये परंपरा आपने डाली नेताओं में, अब आप पीछे हट रहे हैं। अब आपने ये सिलसिला जारी कर दिया इस देश में कि नेता सोचता है धर्म की बात करेगा, काम करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण पर लगता है इस बार कुछ काम किया है। वे जोश में बहुत कम आती हैं, लेकिन अपनी बात ऐसे रखती हैं जैसे किसी नहीं समझने वाले को समझाने का प्रयास कर रही हैं। वे अपनी पार्टी और परिवार पर लगाए जा रहे आरोपों का एक नेता की शैली में जवाब देती हैं, मगर भावुक होकर निजी स्तर पर बोलने से भी नहीं हटती हैं। प्रियंका जनता के बीच जनता हो जाती हैं। वे जनता से कहने लग जाती हैं कि उसे ही बदलना होगा। आपने क्यों धर्म के नाम पर नेता बना दिया? आपको इस राजनीति से क्या मिलता है? प्रियंका गांधी को पता है कि बीजेपी के समर्थकों को तोड़ना आसान नहीं है। कांग्रेस का ही बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में गया है। वे कई तरीके से अपने भाषणों में समझाती हैं कि जनता को कैसे सवाल करने चाहिए। कई बार लगता है कि कांग्रेस जनता को जनता होने की ट्रेनिंग भी देने लग जाती है कि आप कम से कम सवाल तो कीजिए। जिस आंदोलन में हम सब आजाद, ये देश आजाद हुआ, उस आंदोलन में जो बड़े बड़े नेता लड़े, किस लिए लड़े? आपको मालूम होगा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी नेता थे बड़े बड़े, पंडित नेहरू हो, गांधी जी हो, उन अपनी सारी धन दौलत उन्होंने आंदोलन को दी। वो शोहरत के लिए, शान के लिए, सत्ता के लिए थोड़ी लड़े। वो तो इसलिए लड़े ताकि आपको अपने अधिकार मिले। उनके खून पसीने से हमारा देश बना, आज़ाद हुआ। आज़ादी का मतलब ये था कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, आप अपनी सुविधाओं की मांग उठाएं। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप आंदोलन करें, आप सवाल उठाएं, आप नेताओं को पटरी पे लाएं, आप दिखाएं नेताओं को कि भाई तुम भटक रहे हो, गलत काम कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है, वापस आओ, मेरे सवालों
का जवाब दो। यही अधिकार संविधान ने आपको दिया और इसके लिए लड़े हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज लड़े, बड़े बड़े आदिवासी नेता लड़े। तो आज अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे तो फिर उस लड़ाई का फायदा क्या था? इतने संघर्ष का फायदा क्या था? इतने आंदोलन का फायदा क्या था कि 70 साल बाद जनता आंखें मूंद ले, कोई कुछ भी कह दे आप मान लेंगे? प्रियंका गांधी के भाषणों का विश्लेषण होना चाहिए। मैंने उनके भाषणों में बहुत सारी गंभीर खामियां देखी हैं। हालांकि आधे घंटे में यह स्क्रिप्ट लिखी है तो हो सकता है मैंने सारी खामियां नोट ना की हूं। प्रियंका गांधी के भाषण की सबसे बड़ी कमी यही है कि वे वोटर को ना तो डराती हैं ना भरमाती हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। बाजरे का एक्सरे हो जाएगा, दीवारों का एक्सरे हो जाएगा, संपत्ति का एक्सरे हो जाएगा, कांग्रेस भैंस ले जाएगी, फ्लैट ले जाएगी, मंगलसूत्र ले जाएगी और मुसलमान आ जाएगा। मोदी समझ गए हैं कि आम जनता को ऐसा ही मसीहा चाहिए जो पहले उससे डराए, फिर बार बार डराए, फिर इतना डराए कि जनता को लगे कि अब ये मसीहा नहीं रहेगा तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। प्रियंका गांधी ना तो किसी को डराती हैं, ना ही किसी को बचाने का प्रयास करती हैं। यह बहुत बड़ी कमी है। प्रियंका गांधी अधिकार जगाने की बात करती हैं, अधिकारों की याद दिलाने लग जाती हैं, प्रधानमंत्री मोदी से एकदम उल्टा जाकर काम की बात करने लग जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रियंका गांधी के भाषणों की सबसे बड़ी कमी यही है कि वे वोटर को डराने के लिए दिन में भूत प्रेत नहीं बुलाती हैं, हिंदू को डराने के लिए मुसलमान नहीं बुलाती हैं। प्रियंका को समझना होगा कि भारत के वोटर को भूत प्रेत की आदत लग चुकी है। प्रियंका गांधी डॉक्टर बनकर जनता के बीच जा रही हैं, यह बहुत बड़ी गलती है। दूसरी तरफ मोदी जी कई बार ओझा औघड़ का भी रूप धर लेते हैं। अभी तो वक्त नहीं होगा, लेकिन चुनाव के बाद प्रियंका गांधी को मेरा यह वीडियो देखना चाहिए। आगे के चुनाव में काम आएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।